उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर। हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी फरार है और तलाश की जा रही है। मामले में यूएपीए एक्ट के तहत पे धाराएं बढ़ाई गई हैं और साथ ही अब तक अरशद अयूब आलम और साथ ही जीशान को गिरफ्तार किया गया। कुल 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज किया गया। अब तक ये आरोपी बनाए गए हैं जिनमें 3 मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों और संदिग्धों की पहचान जारी है और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। जो है स्थिति पूरी तरह जो है हल्द्वानी पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है और जो अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी तमाम उत्तराखंड पुलिस की पीएसी है इसके द्वारा लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, गश्त ये सब लगातार की जा रही है। कर्फ्यू जो है अभी भी बना हुआ है, हालांकि थोड़ा कर्फ्यू में अभी जो बनफुलपुरा क्षेत्र के बाहर है कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, तो थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो है स्थिति को सामान्य बनाई जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो है वो धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुनहगारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि भविष्य में याद रखी जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि वो सारे नुकसान की भरपाई पाई वसूलेंगे और साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हल्द्वानी में आज हालात सामान्य होने के बाद में कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन बनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है और साथ ही एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। हल्द्वानी हिंसा के बाद आज भी सुरक्षा पुख्ता किया गया है और मैं इस वक्त खड़ा हूं बनफूलपुरे वाले इलाके में। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है और इसी तरीके से हर आने जाने वाले की यहां चेकिंग की जा रही है और अंदर जाने की बनफूलपुर वाले इलाके में किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। और जिस तरह से इस पूरे इलाके में आगजनी की घटना हुई थी और उसके बाद जो लोग थे पेट्रोल बम यहां पर मारे गए थे और इसके अलावा जो पत्थरबाजी थी वो की गई थी, तो पूरा जो हल्द्वानी वाला इलाका है वहां में कर्फ्यू में थोड़ा बहुत ढील दी गई है। लेकिन जो ये एरिया है बनभूलपुर इलाका, वहां पर बिल्कुल भी सुरक्षा के इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसके पीछे मेरे देख सकते हैं कि जो बनभूलपुरा की जो गलियां हैं वो इस तरह से सन्नाटे में हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों में कैद है। पिछले 3 दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है और जो लोग हैं वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, बनभूलपुरा, हल्द्वानी। हल्द्वानी में हिंसा किसकी गलती से हुई, इसकी जांच कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। कांग्रेस का सवाल है कि अगर पहले से हिंसा की आशंका थी तो फिर सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं और कांग्रेस के साथ में दूसरे दलों ने गवर्नर से मिलकर डीएम एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या हल्द्वानी की हिंसा को टाला जा सकता था? जब पुलिस प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि दूसरी तरफ से हमला हो सकता है, तो प्रशासन ने शहर को दंगे की आग में झुलसाने का प्लान क्यों बनाया? क्या नैनीताल के डीएम, एसएसपी, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? हल्द्वानी हिंसा की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंपे जाने के बाद ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है।
कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में बताना है कि हल्द्वानी हिंसा का गुनहगार कौन है। शनिवार को विपक्षी दल के नेताओं ने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा और नैनीताल की डीएम और कप्तान को सस्पेंड करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में पब्लिक और प्रशासन का झगड़ा था, जिसे गलत तरीके से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बताया जा रहा है। जिनकी वजह से चूक हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मांग की है कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा था। प्रशासन की चूक की वजह से सारी कार्रवाई हुई है और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। एक ऐसा अधिकारी जो वहाँ तहसीलदार भी रहता है, एसडीएम भी रहता है, विभिन्न पदों में 16 साल से काबिज है, वो इसको लीड कर रहा था। 9 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर भी उसी से ये कार्रवाई कराई गई। आप कह रहे सुनियोजित था, प्री प्लान था, तो आपने तो सूचना दी नहीं थी किसी को ध्वस्तीकरण की, तो प्री प्लान कैसे था? तो साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है। और प्री प्लान था तो आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, आपकी एलआईयू का फेलियर है, आपकी प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा फेलियर है। आपने ड्रोन उड़ा के पहले क्यों व्यवस्था चेक नहीं करी? आपने ड्रोन उड़ा के क्यों नहीं देखा कि अगर प्री प्लान्ड है? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हिंसा के मैं बिल्कुल कठोर तरीके से खिलाफ हूं। हल्द्वानी में जांच से पहले बहस इस बात पर शुरू हो चुकी है कि हिंसा हादसा थी या सोची समझी साजिश। कांग्रेस इसे जानबूझकर सांप्रदायिक करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए और जांच को लेकर मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। जो हमारी मातृशक्ति थी, पुलिस की जो महिलाएं थी, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने वार किया, कुल मिलाकर के ठीक नहीं है और ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए, उन्होंने संज्ञान लिया है और कांग्रेस इसमें राजनीति न करे और राजनीति करने से बाज आए। हल्द्वानी हिंसा का सच 15 दिन बाद मजिस्ट्रेट जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ी है कि हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने का काम किसने किया, प्रशासन ने या फिर माहौल बिगाड़ने वालों ने। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस की आंख, नाक, कान और दिमाग क्या बीमार चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की आंख, नाक, कान और दिमाग एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को माना जाता है, लेकिन ये खुफिया विभाग फिलहाल अपनी नाकामयाबी के परचम लहराता हुआ दिख रहा है। हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना का मामला पहला नहीं है। देहरादून में हुई छात्रों के पत्थरबाजी के मामले में भी एलआईयू का फेल्योर साफ देखने को मिला। पूर्व पुलिस अधिकारी कहते हैं कि खुफिया विभाग के काम करने के तरीके में इन दिनों खासा बदलाव दिख रहा है। खुफिया विभाग को जब लोगों के बीच होना चाहिए तो वो दफ्तरों में कुर्सियों पर बैठकर वर्चुअल तैयारी करते हैं, जो कि नाकाफी साबित हो रही है। सूचना तंत्र कमजोर हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। 8 घंटे की नौकरी पर काम नहीं चलेगा। पब्लिक को थोड़ा क्लोज रखना पड़ेगा, पब्लिक के क्लोज जाना पड़ता है, तब जाके वहाँ सूचनाएं मिलती हैं। आप किसी क्षेत्र में जाए ना, प्रशासनिक रूप से लोग आदमी आ रहे हैं, आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि अगर यहाँ संख्या बढ़ रही है, बाहर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन है? तो जब आप उनके बीच जाएंगे तब तो पता लगेगा कि हाँ ये इतने लोग इतने दिन से यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस इंटेलिजेंस की नाकामी पर पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हल्द्वानी में शांति व्यवस्था बहाल हो रही है और जांच में सभी चीजों का आकलन किया जाएगा। जो उपद्रवी है, दंगाइयों, उनकी कुछ सुनियोजित या पहले से कुछ प्लानिंग थी, जिन्होंने मौके का फायदा उठाया तत्काल से। जो कुछ ऐसे आम आदमियों में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि मामला जो है वो बिगड़े, खराब हो। ऐसे व्यक्तियों को हम खासकर पहले चिन्हित करके उनको अरेस्टिंग जारी है। क्या ये कहा जा सकता है? उसमें अभी हम लोग अलग से उसका आकलन करेंगे। ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस का खुफिया तंत्र फेल नजर आया, लिहाजा इंटेलिजेंस को मजबूत नहीं किया गया तो हल्द्वानी जैसी घटनाओं के दोबारा होने की संभावना भी बनी रहेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा है कि 2014 से 2016 और 17 से लेकर 19 और साथ ही फिर 21 तक की वहां के फोटोज देखिए जो दिखा रहा हूं,
2014 में खुला मैदान है और 2021 में आते आते पूरे इलाके में अवैध निर्माण हुआ। करीब 1.5 साल पहले से कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। शनि बाजार से लेकर नजाकत खान के बगीचा, भोलानाथ गार्डन, इन तमाम जगह पर सरकारी जगह पर कब्जा करके निर्माण हो रहा था और उन्हें बेचा जा रहा था और हमने कई जगह पर कब्जा हटाकर वहां पर सरकारी निर्माण किए। 14 का उसी जगह का है, मैं ही देख रहा हूँ पूरी तरीके से ये मैप खाली है। फिर मैं 2018 का देख रहा हूँ तो हल्का निर्माण दिख रहा है। 17 में प्रॉपर वहां पर देखिए तस्वीरों में भी साफ आपने दिखाया। 2023 में तो इलाका बस गया। पहले तो आप सिलसिलेवार तरीके से हमें ये बताइए कि जो जगह थी इस पर आप लोगों ने कब्जा करने का या आपके ये वापस कब्जा लेने का विचार आपको कहां से आया, कैसे जानकारी मिली और ये प्रक्रिया पूरी कैसे शुरू हुई? करीब 1-1.5 साल पहले से कार्रवाइयां चल रही हैं। शनि बाजार का लगभग 5 एकड़ जमीन जो नजूल की है वो लोगों की अवैध कब्जे में थी, अवैध प्रबंधन में थी। वहां पर बाजार लगाने का काम किया जा रहा था। उस पर हमने कब्जा वापस लिया। आज हम उसमें 19 महीने का हमने टेंडर किया हुआ है बाजार लगाने को 53 लाख रुपए में। वो हमारे प्रबंधन में है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, राज्य जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जमीनें, भोलानाथ गार्डन का बगीचा है, नजाकत खान का बगीचा है, जैम फैक्ट्री है, मल्लिक का बगीचा है, जो इन स्थानीय नामों से जाने जाते हैं, इन सभी को चिन्हित किया गया था। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार भी किया गया था। भोलानाथ गार्डन का कब्जा हम पहले ले चुके थे और इस बीच हम इन तीनों जमीनों पर जब हमें पता चला कि लगातार वहाँ प्लाटिंग हो रही है, अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, तो हमने पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ कब्जा लिया। जो खाली जमीन थी, जो स्ट्रक्चर था, उस पर हमने नोटिस दिया। उसका कोई हमें जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हमने तिथि नियत करी उसको ध्वस्तीकरण करते हुए कब्जा प्राप्त करने की। उसमें विरोध की संभावना को देखते हुए हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग जब हमें प्राप्त हुआ तो हमने ये कार्रवाई करी। दूसरा, इसके अलावा नजाकत खान का बगीचा, इसमें भी हम करीब 6 महीने पहले वहाँ ध्वस्तीकरण किए हुए हैं। 8-10 मकान जो निर्माणाधीन थे, न्यू के स्ट्रक्चर पर थे, उनको तोड़ा गया था और उसी समय हमने तय कर लिया था कि पूरी जमीन अगर कब्जे में नहीं लेते हैं तो प्लाटिंग करके इसको खुर्दबुर्द कर दिया जाएगा। नजूल जब स्टेटस है उनका सरकारी जमीन है, राज्य सरकार के स्वामित्व की जमीन है। उत्तराखंड में सरकार का बुलडोजर अब उन अवैध मदरसों पर चलेगा जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के कब्जाई गई जमीनों पर चल रहे थे। अब हल्द्वानी दंगे के बाद में सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। उत्तराखंड में 3000 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर कहीं मजार तो कहीं मस्जिद बनाई गई थी, जिन पर पिछले 1 साल में सरकार का बुलडोजर चल चुका है। हल्द्वानी में भी अवैध रूप से चल रहे मदरसे पर सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद हिंसा हुई। ऐसे में सरकार ने अब प्रदेश भर के ऐसे मदरसों पर कार्रवाई का मन बनाया है जहां सरकारी लैंड पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के तमाम मदारिस के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो मदरसे अवैध चल रहे हैं वो उन्हें मदरसा बोर्ड में पंजीकृत कराएं। कब्जा करके और मदरसे चलाना जो पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये दुखद है और आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से इस पे पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी की घटना के बाद सरकार सख्ती के मूड में है और जल्द ही इसका नतीजा भी सामने नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां पर मातृशक्ति आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया, तो वहीं पर अल्मोड़ा जिले में 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अल्मोड़ा के हवालबाग में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची और सीएम धामी स्टॉल पर भी पहुंचे और साथ ही सिलबट्टे पर नमक भी पीसा। इस दौरान सीएम धामी ने लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की। वहीं इससे पहले अल्मोड़ा शहर में सीएम धामी ने रोड शो किया था और पटाल बाजार में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही सांसद अजय टमटा भी उनके साथ में मौजूद थे। आजीविका महोत्सव ये हमारी जो मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के उत्थान का एक महोत्सव है। उनको आगे लाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों, इस निमित्त पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और 2 दिन के दौरे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विधायकों, पूर्व विधायकों, सीनियर नेताओं, जिला अध्यक्षों से बातचीत करेंगी और पार्टी के नेताओं का मूड भी भापेंगे। शनिवार को प्रदेश प्रभारी ने विधायकों से एक-एक करके मुलाकात की और प्रदेश में पार्टी के हाल और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बातचीत की गई। इसके बाद में पूर्व विधायकों से भी बात की और मुलाकात का सिलसिला चला। विधायक और पूर्व विधायक ने इसे चुनाव को लेकर सही पहल बताया, क्योंकि एक-एक कर सबकी बात सुनी गई। रविवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जिला अध्यक्षों और एआईसीसी मेंबर से बात करेंगे। है सभी लोगों से, सीनियर नेताओं से, हमारे पदाधिकारी हैं और सबसे बात करेंगे। सब अपनी अपनी बात रखें। यहाँ का क्या हालात हैं, राजनीतिक हालात क्या है, राज्य के हालात क्या हैं, अपनी पार्टी के बारे में, आगे आने वाले चुनाव के बारे में तो सारी बातचीत आराम से करेंगे। 2 दिन है। से विधायक प्रत्याशियों से, पूर्व सांसदों से, हमारे पीसीसी के मेंबरों से, एआईसीसी के मेंबर से, जिला अध्यक्ष से और जो पंचायत पदाधिकारी उन सबसे मुलाकात करेंगी। पूरा 2 दिन का कार्यक्रम है और ठीक है, चुनाव से पहले ये सब होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। जितने भी नेतागण क्षेत्रों से आए हैं, जब उनकी 1 बाय 1 बात होगी तो निश्चित रूप से वो उस नई ऊर्जा से भरेंगे, नई जानकारियों से भरेंगे। उनका वो मनोबल भी बढ़ेगा। जनरल मीटिंग में तो कुछ लोगों को मौका मिलता है बोलने का, कुछ लोगों को नहीं मिलता। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक बार फिर से कुछ हटकर विकास करने का ठाना और उससे करके भी दिखाया है। अक्सर छोटे छोटे कामों के लिए सांसद निधि से फंड जारी होते रहे हैं, मगर यहां पर अनिल बलूनी ने लीक से हटकर बड़े काम के लिए फंड जारी किया है। बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल में माउंटेन म्यूजियम और साथ ही तारामंडल बनाने के लिए अपनी सांसद निधि से फंड जारी किया। इसके लिए 15 करोड़ की सांसद निधि जारी की गई और अनिल बलूनी ने कहा कि हम इसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और अब भारत सरकार के वन मंत्रालय ने 1 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार को ट्रांसफर करके मंजूरी दे दी है। बलूनी ने कहा कि वो हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहते थे। किस तरह से आपकी ये सोच हुई और किस तरह से ये फायदा देने वाला है? देखिए, जब से मैं सांसद बना था तो मेरे दिमाग में एक ये विजन था कि अपने सांसद निधि से छोटे छोटे ऐसे काम करके जिसमें कि पैसा व्यर्थ जाए और कोई लाभ ना हो समाज को, ऐसा ना करके एक बड़ा काम किया जाए जिससे कि वाकई कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। तो मैं उस प्रयास में था। मेरे को जब लगा कि गढ़वाल में एक पौड़ी की में एक ऐसी वहाँ ऐसा जगह है जहाँ से पूरा हिमालय दिखता है और साथ में बहुत साफ आसमान भी दिखता है, तो अगर वहाँ पर एक हम तारामंडल बनाए तो पूरे विश्व के जो खगोल शास्त्री हैं, जिनका खगोल से प्रेम है, वो वहाँ आके इस पे देखेंगे। तो मेरे मन में तारामंडल बनाने का वहाँ पर था, तो हमने तारामंडल के लिए काम करना शुरू किया। साथ ही वहाँ पर माउंटेन म्यूजियम, क्योंकि वहाँ से एक बड़ी श्रृंखला हिमालय की दिखती है, तो वहाँ पर एक माउंटेन म्यूजियम बन सके, उसके लिए मैंने 15 करोड़ रुपये अपने सांसद निधि से अवमुक्त भी कर दिए हैं। तो जल्दी इसमें काम शुरू होगा। इससे आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही जो पर्यटन की गतिविधियां हैं, क्योंकि देखिए इस इलाके में बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, हमको किसी प्रकार से रोजगार को बढ़ाना है, तो मुझे लगता है यहाँ से पर्यटन की गतिविधियों का विकास हो पाएगा। ये यात्रा रूट भी है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी की यात्रा भी यहाँ से होती है, तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ सकेंगे। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 3 बड़े ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इससे भारी मात्रा में स्मैक और साथ ही चरस बरामद की गई। 2 अलग अलग मामलों में पकड़े गए तस्करों से करीब 1 करोड़ की स्मैक और 1.5 किलो चरस बरामद की गई है। पहली कार्रवाई खटीमा में हुई, जहां पर बरेली से नेपाल स्मैक को लेकर जा रहे तस्कर को खटीमा के पास में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई ऋषिकेश में हुई है, जहां पर उत्तरकाशी से हरिद्वार चरस लेकर जा रहे तस्कर को पकड़ा गया। अब इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी में एक रिकवरी हुई है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इनके द्वारा इलीगली कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है ड्रग्स के कारोबार से, तो उस प्रॉपर्टी को भी सीज कराया जाएगा। रुड़की से खबर है, जहां पर लक्सर रोड पर एक फर्नीचर की दुकान में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर कंट्रोल किया गया। आग लगने से फर्नीचर की दुकान में लाखों का नुकसान हुआ है।
अल्मोड़ा के जंगलों में फरवरी के महीने में ही आग लगने लगी है और यहां पर विकास भवन के पास में जंगल जल रहा है, लेकिन आग को बुझाने के लिए इस बार कहीं भी कोई कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। विकास भवन के पास में जंगल में लग रही आग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि कई अन्य इलाकों में भी जंगल आग में धधक रहे हैं। फरवरी के माह में ही आप देख सकते हो कि अल्मोड़ा से लगा हुआ ये शैलीधार का जंगल है जो धू धू करके जल रहा है। पूरा जंगल जलकर राख हो चुका है। अभी भी आग आगे को बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ से सीएम के दौरे के बाद जो है अधिकारी कर्मचारी लौट रहे हैं, लेकिन आग बुझाने का प्रयास किसी के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। अगर सर्दियों में ही जंगलों के ये हाल हैं तो आने वाले गर्मियों में जंगलों के क्या हाल होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।